बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी नोट्स क्लास 9th। तो ये फेडरल और एजे के बोर्ड की बायोलॉजी है, इसके नोट्स हैं कुछ क्लास 9th के। तो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस। तो जो वर्ड बायोलॉजी है वो 1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस, उन्होंने दिया था, जो 2 ग्रीक वर्ड से अखज़ किया गया है। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। बायोस पहला जो इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज़ बायोस। बायोस मीन फर्स्ट पार्ट, इसका मतलब है लिविंग थिंग्स। बायो मीन लाइफ और लिविंग थिंग्स। जबकि दूसरा जो पार्ट है इसका लॉजी यानी लोगस, जिसका मतलब है टू स्टडी नॉलेज और थॉट्स। तो कलेक्टिवली जो बायोलॉजी की डेफिनेशन आती है वो है बायोलॉजी इज़ द नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है, साइंस की वो शाख है, कुदरती साइंस है जिसमें हम जिंदारों का मतालिया करते हैं। अब मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, तो देर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट वन इज़ बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनी जो होती है उसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। दूसरी है ज़ुवालॉजी, ज़ुवालॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ज़ुवालॉजी में हम एनिमल्स जानवरों की स्टडी करते हैं। थर्ड वन है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस एंड बैक्टीरिया एक्स्ट्रा। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम खाली आँख से देख नहीं सकते, उनकी स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस। अब कुछ अदर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी, के शक्ल जो है ना वो या किस चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर और फॉर्म देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। फिर दूसरी चीज़ है एनाटमी। एनाटमी का मतलब होता है एना का मतलब होता है अब, टोमिया का मतलब होता है कटिंग। ठीक है, तो कट के देखना यानी कट करके। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदार हैं उनके अंदरूना जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को कहते हैं एनाटमी। थर्ड वन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यूज़ के। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यूज़ की स्टडी करना माइक्रोस्कोपिक लेवल के, बिल्कुल छोटे ही काट के उनको जो है उनके क्रॉस सेक्शन लेके देखना, इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। फिर फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। ठीक है, कि फंक्शन क्या करते हैं डिफरेंट जो पार्ट्स हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, इसकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी स्टडी होती है कि डेवलपमेंट, एक एग से जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसकी स्टडी को जो कहते हैं ना एम्ब्रियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। कि एक नए जिंदार का बन जाना एक फर्टिलाइज्ड एग से इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में होता है टैक्सा। टैक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट करना और नॉमिया का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। कि अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों को ऐसे ग्रुप्स या छोटे टैक्सा में डिस्क्राइब करना, क्लासिफिकेशन करना, ताकि आसानी से हम उनके बारे में पढ़ सकें। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़। क्या उनमें सिमिलरिटीज़ क्या है एंड डिफरेंस क्या है, अमॉन्ग देम इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में डिफरेंट टैक्सा या अरेंजमेंट किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, कि उन जानवरों में जो है ना वो उन जानदारों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं उस बेस पे। तो इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। फिर आती है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल के फंक्शन, उसकी ऑर्गेनाइज और डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनाइज एंड डिवीजन इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो उसको सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम सेल के फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट ऑर्गेनाइज की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंट का मतलब होता है पेलियस का मतलब होता है एशियंट और एंटा का मतलब है बीइंग।
कि बहुत पहले जो चीज़ें यहाँ रह रही थी, पेलियोंटोलॉजी उसको कहते हैं, कि कुछ चीज़ें जो थी यहाँ पे डायनासॉर्स वगैरह वो अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी स्टडी को, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी। तो एक्सटिंक्ट जो अब ख़त्म हो गए हैं, जो नापैद हो गए हैं, उन जिंदारों के फॉसिल्स की रिमेन जो हैं, जो चीज़ें रह गई हैं, कोई उनकी हड्डियाँ वगैरह, उनकी स्टडी को कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। अब सब ब्रांच ऑफ पेलियोंटोलॉजी की भी अब दो आगे ब्रांचेज़ हैं, एक है पैलियोबॉटनी और दूसरी है पैलियोजोलॉजी। तो पैलियोबॉटनी में जो है ना वो बॉटनी के जो प्लांट्स के फॉसिल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, और पैलियोजोलॉजी जिंदारों के जो जानवर हैं उनके जो है वो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। अब इम्यूनोलॉजी जो होती है ना, ये बायोलॉजी की ब्रांच होती है, ये स्टडी करते हैं इम्यूनो सिस्टम कि किसी जो जानदार हैं या प्लांट्स हैं वो कैसे जो है वो मुदाफ़त करते हैं, कैसे अगेंस्ट जो बैक्टीरिया, वायरसेस और डिजीज़ वर्क करते हैं, इसकी स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यूनो सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। फिर इम्यूनो सिस्टम क्या होता है? इम्यूनो सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विच फाइट अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रोब इज़ कॉल्ड इम्यूनो सिस्टम, के जो फाइट करता है जो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह या कोई डिजीज़ इंसान को होती है या प्लांट को, तो उसके अगेंस्ट जो चीज़ काम करती है, हमारा वाइट ब्लड सेल्स हैं या जैसे वाइट ब्लड है, तो वो फिर उसको इम्यूनो सिस्टम कहते हैं। फिर है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के बाद जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स यानी इसमें स्टडी करते हैं हम सिंपली कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्राम पेरेंट्स टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कि पेरेंट्स से आप स्प्रिंग में जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ट्रांसफ़र, उसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। तो इसको जेनेटिक्स कहते हैं कि विरासत में जो है ना वो चीज़ें जो जैसे आपके जो है ना हेयर कलर या आइज़ कलर या फिर जो है ना आपके फीचर्स वगैरह, नोज़ के टीथ, ये इस तरह उनका अरेंजमेंट, ये अक्सर जो है ना वो लॉट ऑफ टाइम इज सिमिलर एज योर पेरेंट्स होता है। देन माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, छोटे जो ऑर्गेनिज्म से स्मॉल, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन थ्रू नेकेड आई, के हम खाली आँख से नहीं उन्हें देख सकते, एंड कैन बी स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप्स और कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। देन है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए या डिफरेंट जो है ना वो ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, के इंसानों के फ़ायदे के लिए यूज़ करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे क्या यीस्ट यूज़ करते हैं ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स में और फूड की प्रिजर्वेशन और क्लोनिंग में। देन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो होता है ना, ये रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का टू देयर इन्वायरमेंट। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। इसको इकोलॉजी भी कहते हैं, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी इसी को कहते हैं। इकोस का मतलब होता है हाउस, कि जो उस ब्रांच को बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जानवरों ऑर्गेनिजम्स और उनका इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको पढ़ते हैं, हम उसको इकोलॉजी कहते हैं। अब रिलेशनशिप हो सकता है बायोटिक भी हो सकता है, ए बायोटिक। तो ए बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ए बायोटिक होता है जो इन्वायरमेंट होता है नॉन लिविंग। अब देन है पैरासाइटोलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ पैरासाइट्स करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से हो सकते हैं? आप इसमें मस्कीटो है, जैसे बैक्टीरिया है, ये पैरासाइट्स भी हैं। पैरासाइट्स क्या हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड एंड शेल्टर फ्राम लिविंग होस्ट एंड हार्म देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से शेल्टर भी लेते हैं, उससे फूड भी खाते हैं और उसको एज अ होस्ट इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। उससे सब कुछ खा भी रहे हैं लेकिन उससे नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, बीमारियाँ भी दे रहे हैं, तो ये फिर हो गए पैरासाइट्स। ये बीमारियाँ जो देते हैं उनको कहते हैं पैथोजन, ठीक है। अब सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर होता है कि जिंदारों का दूसरे जिंदारों के साथ रिलेशनशिप। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज बीज, आंट्स, फ्लॉकिंग बर्ड्स। तो इन जो परिंदे हैं या जो ये शहद की मक्खियाँ हैं, ये दूसरी जो मक्खियों के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, सोशल बिहेवियर कैसा होता है,
सोसाइटी कैसे बनाती हैं, इसकी स्टडी को सोशल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, इंसानों को भी सोशल बिहेवियर के वो दूसरों में सोसाइटी में कैसे रहते हैं, उनका दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी जो में है ना, इसमें हम ड्रग्स वगैरह की स्टडी करते हैं, ये जो मेडिसिन वगैरह हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर फॉर्मेशन एंड स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर फॉर्मेशन एंड इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि गोलियाँ या जो भी मेडिसिन हैं उनके इंसान की बॉडी पे क्या रोल है, तो क्या असर है, इसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। अब नेक्स्ट है ब्रीफ इस्टेब्लिश लिंकेज ऑफ बायोलॉजी एंड विद अदर जो हैं साइंसेस, उनके साथ क्या रिलेशन है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक, बायोफिज़िक्स, फिर जो है ना उसकी डेवलपमेंट वगैरह देखेंगे। सबसे पहले है जी स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक। बायोलॉजी नॉट एन आइसोलेटेड सब्जेक्ट बट इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। तो बायोलॉजी कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है, जो सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है जिसके साथ मल्टी जो है ना वो सब्जेक्ट अटैच है। जैसे इट हैज़ ग्रेट रिलेशनशिप विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी, तो दूसरी स्टडी फील्ड के साथ भी इसका बड़ा रिलेशनशिप है। सम ऑफ देम आर इमर्जिंग आर नो फॉलोज। तो जैसे सबसे पहले है बायोफिज़िक्स। तो बायोफिज़िक्स की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स। के फिज़िक्स के स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, तो फिज़िक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जो जिंदारों में प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी करना फिज़िक्स के प्रिंसिपल के थ्रू यूज़ करके, इसको कहते हैं बायोफिज़िक्स। तो ये होती है बायोफिज़िक्स। दूसरी आप डेवलपमेंट इसकी क्या हो रही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िक्स फॉर ए बायोलॉजिस्ट हेल्प्स इन यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स इन बायोलॉजिकल फिनोमिना। बायोफिज़िक्स डेवलप आफ्टर वर्ल्ड वार टू। तो वर्ल्ड वार टू के बाद जो है ना इसको बायोलॉजिकल फिज़िक्स जो बायोफिज़िक्स है वो डेवलप हुई है। फिज़िक्स के काफ़ी प्रिंसिपल को जो है ना वो बायो में लाया गया है। अब एग्जांपल क्या है इसमें, तो सबसे पहले एग्जांपल है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स, लिम्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसे कि जो लिम्ब है, लीवर है, जो कोई जो है ना वो एक बटन सा लीवर जो हम खींचते हैं, या गाड़ी में ब्रेक की तरह जिसमें लीवर होता है, तो वो जो है ना उसका फंक्शन, और इंसान की बॉडी में जो है ना या जानवरों की बॉडी में जो लिम्स है उसका फंक्शन जो है ना वो आप कंपेयर करें, सिमिलैरिटी देखें उसमें। फिर यूज़ ऑफ एक्सरे, MRI, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिज़िक्स के थ्रू आती हैं। फिर फिजियोलॉजी, बायो एनर्जेटिक्स, न्यूरो साइंस और फार्माकोलॉजी में भी फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। पहले हमने बायोफिज़िक्स पढ़ी कि जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं बाय यूजिंग फिज़िक्स प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। तो बायोकेमिस्ट्री अब क्या है, इट इज़ कंसर्न विद द केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सब्सटेंस होते हैं केमिकल, जैसे DNA, RNA वगैरह हैं, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, और जो है कि उसके लिहाज से उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल दे रहा है फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो वो कहते हैं जी कि मिल के वाटर मिल के ग्लूकोज बनाता है, तो उसकी स्टडी को फिर रेस्पिरेशन में कैसे एनर्जी हम हासिल करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की भी स्टडी हम इसी बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन के रीजन, जियोग्राफी का रीजन के ज़मीन पर जो है ना कैसे लाइफ फैली हुई है। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन इज ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड बायोजियोग्राफी। तो बायो इसको जियोग्राफी कहते हैं कि जो आप डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पढ़ते हैं कि जंदार जो है ना कैसे इस दुनिया पर फैले हुए हैं, कैसे जियोग्राफी एरिया पे फैले हुए हैं, कि जियोग्राफी एरिया में कौन से जंदार हैं। एक्सप्लेनेशन में यही है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड स्प्रेड ऑफ बॉर्न डिजीज, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीशीज एंड चेंजिंग जियोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं कि किस जियोग्राफी में किस तरह के जंदार पाए जाते हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैं कहाँ पे कम है। तो ये स्टडी को कहते हैं बायोजियोग्राफी। अब इसकी एग्जांपल में क्या है, बायोजियोग्राफी वो स्टडी वाई पोलर बेयर्स आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट ऑफ द आर्कटिक रीजन। के पोलर बेयर सिर्फ ठंडे इलाके में या आर्कटिक रीजन में क्यों पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है, तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आती है बायोस्टैटिक्स के। स्टैटिक्स के जो है ना मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह के थ्रू जो है ना बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी को कहते हैं बायोस्टैटिक्स और
जो है वो बायो मैथमेटिक्स। तो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग स्टैटिकल मैथमेटिकल फार्मूलाज, तो स्टैटिकल मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करके जो बायोस्टैटिक्स की हम स्टडी करते हैं, जो बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसको करते हैं बायोस्टैटिक्स। तो ये एक्सपेरिमेंटल वर्क्स होता है, रूल अप्लाई होते हैं मैथमेटिक्स के, ताकि चीज़ों को डिज़ाइन किया जाए, एनालाइज किया जाए और इंटरप्रेट किया जाए रिसर्च डाटा को। रिसर्च में मोस्टली ये बायोस्टैटिक्स वगैरह यूज़ होती है। एग्जाम्पल का यूज इन वेरियस रिसर्च फील्ड में और एग्रीकल्चर और मेडिकल एप्लीकेशन में। एग्रीकल्चर में बताया जाता है कि इस दफ़ा जो है ना, अगर आप ये अच्छी नस्ल का बीज इस्तेमाल करेंगे तो इतनी फसल आपको मिलेगी, इतना फ़ायदा होगा, इतना जो है ना, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए की जाती है। उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स है कि ठीक है, आपने फाइनेंशियल पैसे वगैरह कमाने हैं, तो चीज़ों को बायो ऑर्गेनिज्म को बेच के या उनको जो है ना यूज़ करके जो आप कंट्री के लिए पैसे लाते हो, उसको कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल प्ले वाइटर रोल। तो बोथ प्लांट और जो दोनों एनिमल्स हैं वो वाइटर रोल प्ले कर रहे हैं। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट कंपेयर कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट। तो जो साइंसदान हैं वो कर रहे हैं जी कि कितना जो है ना वो हमें एनिमल्स और प्लांट से फ़ायदा होगा, किसी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट पे कितना जो है वो खर्चा आएगा। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स के, फसलों की न्यू जो है वो वैरायटी प्रोड्यूस करना। अब नेक्स्ट है कि आप बायोलॉजी पढ़ के कौन से जो है ना वो प्रोफेशंस, कौन से पेशे इख्तियार कर सकते हैं। तो सबसे पहले फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी के, आप डॉक्टरी के शोबे में जा सकते हैं। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन इज़ रिलेटेड टू विद डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़ के, जो ये मेडिसिन वाला शोबा है, जो पेशा है, इसमें आप क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, बीमारियों की पता करते हैं उनको कि उस बंदे को कौन सी बीमारी है, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं ह्यूमन डिजीज़ का। जबकि सर्जरी में क्या होता है, यानी ऑपरेशन करना, तो इसमें द पार्ट ऑफ द बॉडी में भी रिमूव या रिमूव किया जाता है, निकाल दिया जाता है कोई जो फॉल्टी पार्ट होता है, तो इसमें रिपेयर और रिप्लेस कर दिया जाता है कि कुछ जो जैसे किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट की जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रिपेयर की जाती हैं सर्जरी के थ्रू स्टोन्स, थ्रू रोनल सर्जरी, यानी ये स्टोन्स निकालते हैं, किडनी स्टोन्स वगैरह। ट्रांसप्लेनेशन ऑफ होती है, किडनी ट्रांसप्लांट करना, हार्ट, लिवर वगैरह जो है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं मेडिकल और सर्जरी में। कि मेडिसिन में सिर्फ आप जो है ना डायग्नोज करते हो कि बंदे को डिजीज़ बीमारी क्या है, फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हो। जबकि जो सर्जरी है उसमें आप प्रॉपर ऑपरेशन करके जो होता है उसका बंदे का ऑर्गन वगैरह ख़राब होता है या जो उसका बॉडी पार्ट होता है डिफेक्टिव होता है, उसको फिर रिप्लेस कर देते हो। नेक्स्ट है फिशरीज। तो फिशरी का जो प्रोफेशन है ये इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिश के, इसमें बंदे जो है ना वो बनाते हैं, छोटा सा तालाब बनाते हैं और फिश की प्रोडक्शन करते हैं, उसके बारे में वो खुराक और जो है ना वो। इन दिस फील्ड द बायोलॉजी स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फिश सच एज हैबिटेट, रिक्वायरमेंट, पॉपुलेशन, लाइफ साइकिल, डिजीज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो फ़िश के बारे में कि फ़िश का माहौल कैसा होता है, उसको कैसी खुराक चाहिए होती है, वो कैसे जो है ना उसकी नस्ल आगे बढ़ती है, इन चीज़ों की स्टडी करते हो और फिर जो है ना आप फिशर मैनेजर सर्व फॉर इनहांसिंग आप क्वालिटी और क्वांटिटी की फिश प्रोडक्शन की अडॉप्ट करते हो। ये मोस्टली जो लोग मास्टर करते हैं डिग्री इन ज़ूलॉजी वो काम करते हैं। फिर एग्रीकल्चर में कि जो है ना वो फसलों वगैरह में जो है ना आप करते हो। द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूड द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो साइंस की इस ब्रांच में जो है ना वो फार्मिंग की जाती है, जिसमें क्या किया जाता है कि फसलें उगाई जाती हैं क्रॉप्स, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो इसमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी है ना वो ज़राअत के मुताबिक जो ज़राअत की चीज़ें हैं वो की जाती हैं। लोग जैसे क्या कर रहे हैं जी, क्रॉप लाइक वीट्स वगैरह, राइस, कॉर्न, लाइव स्टॉक लाइक बफालो कोस जो है ना वो रख रहे हैं, वो घर में पा रहे हैं जो है पेट्स के तौर पर, तो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब कुछ एग्रीकल्चर की फील्ड में होता है बायोलॉजी में। तो इसमें क्या आप फिर एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रही है, वेटनरी, ये जो जानवरों के डॉक्टर वगैरह हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, फूड इंडस्ट्री में काम हो रहा है, और ये ताकि जो है ना वो अच्छे तरीके से फसलें उगाई जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क में खुराक की प्रोडक्शन की जाए। अब एनिमल हस्बेंड्री तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल साइंस। एनिमल हस्बेंड्री को एनिमल साइंस भी कहा जाता है। इट इज़ कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इसका जो मोस्टली कंसर्न होता है कि वो डोमेस्टिक एनिमल जो आपके घर के जो है वो पालतू जानवर हैं, जैसे शीप है, कैटल है, तो एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें अब क्या किया जाता है, जो इसके स्टूडेंट हैं एनिमल हस्बेंड्री के,
वो कैन गेट डिग्री इन वेटनरी साइंस आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो FSC के बाद वो बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो है ना वो अच्छे मार्क्स लेने के बाद ये वेटनरी में जो है ना वो करते हैं, साइंस में डिग्री लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं जानवरों के, ठीक है। तो ग्रेजुएट इन एनिमल साइंस वर्क इन वेटनरी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लाइफ स्टॉक्स एंड फार्मिंग। तो इस तरह वो फिर लाइफ स्टॉक और फार्मिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जो है ना स्टडी होती है गार्डनिंग की। गार्डन में जो चीज़ें हैं जिसमें नर्सरीज आती हैं, कमर्शियल बेटरमेंट ऑफ कमर्शियल नर्सरीज, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये जो सजावट के लिए घरों में प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं, फूल वाले प्लांट्स वगैरह, पार्क जो है ना उसमें जो क्रिएशन की जाती है, ग्रीन बेल्ट बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो सजाई जाती हैं ये हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर इज़ एक फाइंड जॉब इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में ये जो लोग करते हैं कि फूड की जो है ना इंस्पेक्शन करते हैं, ये भी मोस्टली इधर से आते हैं हॉर्टिकल्चर से। तो ये गार्डन और पोस्ट मैनेजमेंट वगैरह, नर्सरीज वगैरह भी डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आप फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं, यानी फॉरेस्ट में जो कंसर्न करता है फॉरेस्ट के साथ के जंगलात में जो है ना वो ग्रोइंग फॉरेस्ट टू प्रोवाइड टिम्बर, ताकि जो है ना वो सबसे पहले तो फॉरेस्ट्री इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट इट्स कंसर्न। तो फॉरेस्ट को मैनेज करना, फिर ग्रोइंग फॉरेस्ट टू प्रोवाइड टिम्बर प्रोवाइड करना, ताकि जो है ना वो जो है बिल्डिंग्स के लिए मटेरियल वगैरह, नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना, प्रोटेक्शन करना वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और रिक्रिएशन करना, यानी न्यू प्लांट्स लगाना, न्यू जो है ना वो वहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह हैं वाइल्ड उनको भी प्रोटेक्ट करना, और जो प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं उनको भी जो है वो प्रोटेक्ट करना। तो ये फॉरेस्ट्री भी काफ़ी जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में अब पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है फार्मिंग, यानी फार्मिंग करना, ठीक है। फार्मिंग क्या होता है, इसमें मेंटेन किया जाता है एनिमल्स की ब्रीडिंग या पोल्ट्री फार्म या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह को जो है वो पकाया जाता है, उनके लिए कुछ जो है गार्डन वगैरह बनाए जाते हैं, लोग बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है करना, या कोई एनिमल वगैरह के लिए वो शेड वगैरह बनाते हैं, तो इसको फार्मिंग कहते हैं। तो ये फील्ड भी अडॉप्ट कर सकते हैं बायोलॉजिस्ट, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जो है ना प्रोफेशनल डिग्री इसमें हासिल कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी इसमें कर सकते हैं फार्मिंग में। अब फोरेंसिक साइंस में, तो फोरेंसिक रिलेटेड होता है कि कानून लॉ में जो है ना जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, तो DNA वगैरह का टेस्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें। द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम इज़ नोन एज फोरेंसिक साइंस। तो कि जो साइंटिफिक मेथड है उनके यूज़ होना इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम की, किसी जुर्म की इन्वेस्टिगेशन में जो साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं इसको कहते हैं फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट जो है ना वो वर्क करते हैं विद द पुलिस डिपार्टमेंट एंड अदर प्रोसेस एविडेंस दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्राइम, ताकि जो है वो क्राइम को डिटेक्ट किया जाए। जैसे क्या एग्जांपल क्या, DNA की फिंगरप्रिंटिंग करना। फिर हेल्थ केयर वर्कर भी काम कर सकते हैं, जैसे कोई ट्यूबरकुलोसिस, TB के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, या हार्ट डिजीज़ है, तो उनकी जो है ना वो पर्सनल केयर के लिए, या फिर उनको जो है ना इन चीज़ों से बचाने के लिए भी जो बायोलॉजिस्ट हैं वो वर्क कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए। यहाँ तक। अब आगे नेक्स्ट है जी, डिस्कस द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम जो है ना, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। तो ये दिया किसने था, पहले तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया 5 किंगडम में, और ये दिया 1969 में रॉबर्ट विटिकर ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, 5 किंगडम सिस्टम वाला। अच्छा, 5 किंगडम सिस्टम में सबसे पहले है किंगडम मोनीरा। तो किंगडम मोनीरा में आते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। एक तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यूनिसेलर एंड माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी यूनिसेलर एक ही सेल के बने होते हैं। जो किंगडम मोनीरा है इनको प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनका जो सेल है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, यूनिसेलर एक सेल के बने हुए हैं, और माइक्रोस्कोपिक और बिल्कुल छोटे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट। तो इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, ट्रू कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो वो भी नहीं होती, और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी नहीं होते, ठीक है। फिर जो है ना वो जो गाल्जी ऑपरेटस वगैरह इस तरह की जो मेम्ब्रेन जिन ऑर्गेनेल्स के अराउंड जो है ना मेम्ब्रेन्स हैं वो इसमें नहीं होती। देयर सेल इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन। तो म्यूरिन यानी शुगर अमाइनो एसिड जिनको पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं उसके बने होते हैं। सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले के हैं। इनमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं। दूसरे नंबर पे है किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा का मतलब होता है वेरी फास्ट, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, अब ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल हैं, यूनिसेलर हैं एंड सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें भी जो है ना यूकैरियोटिक है, लेकिन मोस्टली यूनिसेलर और कुछ बिल्कुल सिंपल से मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। यूजुअली लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट।
तो मोस्टली जो है ना वो अभी लाइफ का स्टार्ट है, क्योंकि ये प्रोटिस्टा हैं, प्रोक्रियाट्स हैं। तो यानी पहला था किंगडम मोनीरा, अब प्रोटिस्टा आ गया, अब हैं यूकैरियोटिक लेकिन पाए ये भी पानी में जाते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल से ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर है और सिंपल मल्टीसेलर है। इनमें क्लोरोफिल होता है क्योंकि ये अपनी जो है ना वो खुराक को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सम लैक क्लोरोफिल, कुछ में क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपनी खुराक खुद जो है ना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि फंगस है। ठीक है, तो सम ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट लाइक, सम आर एनिमल लाइक एंड सम आर फंगस लाइक। तो कुछ जो होते हैं वो प्लांट्स की तरह होते हैं, जो प्लांट्स की तरह अपनी खुराक खुद बनाते हैं, कुछ एनिमल्स की तरह होते हैं जो दूसरों के अनुसार करते हैं, और कुछ फंगस की तरह होते हैं जो कभी इंसान, कभी जो है ना प्लांट एक्ट करते हैं, कभी एनिमल। तो अब प्लांट लाइक जो है ना वो कलर मनास है, फंगस लाइक जो है वो स्लाइम मोल्ड्स, और एनिमल लाइक जो है ना अमेबा है, यूनिसेलर। तो ये सारे जो है ना वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके बाद है किंगडम फंजाई। तो फंजाई जो है ना वो इसका अलग ही किंगडम बनाया जाता है, क्योंकि ये ना प्लांट्स में आ रहा है ना एनिमल्स में आ रहा है। तो दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक है, बने इनके सेल में जो है वो डेवलप सेल है, इनका न्यूक्लियस है उसमें प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। मल्टी सेलर ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। हिट्रोट्राफ से ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। द फूड इज स्टोर इन साइड द बॉडी एंड फॉर्म ग्लाइकोजिन। तो स्टोर फूड जो होती है वो बॉडी के अंदर स्टोर होती है और फॉर्म करते हैं ग्लाइकोजिन। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो इनकी सेल वॉल में काइटिन होता है। ठीक है, दे टेक देयर फूड बाय ऑब्जॉर्प्शन। तो ये अपनी फूड ऑब्जॉर्प्शन के ये थ्रू यानी बॉडी के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना किंगडम फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें है क्या, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है, पफ बॉल्स और यीस्ट हैं। ये जो होते हैं दद्दे वगैरह, ये जो छतरियाँ नहीं होती बारिश के बाद उगती, ये भी फंजाई होती हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। तो एनिमिलिया जो है ना वो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलर एनिमल्स हैं। ठीक है, पहली बात है यूकैरियोटिक है, इनका सेल डेवलप है, न्यूक्लियस है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। फिर वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है कि मल्टी सेलर एनिमल्स हैं। इनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है इनके सेल में, ठीक है, सेल को शेप वगैरह देने के लिए। फिर क्लोरोफिल नहीं, एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, और ये अपनी खुराक खुद नहीं प्रोड्यूस करते, बल्कि ये जो है वो फूड टेक करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर यानी प्लांट से। दिस किंगडम कंटेन बोथ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, यानी कुछ में रीढ़ की हड्डी होती भी है और कुछ में नहीं भी होती। वर्टिब्रेट्स में क्या है, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं दे हैव बैकबोन, जैसे फिश, बर्ड्स हैं, एनी मैमल्स हैं। ठीक है, ह्यूमन और जो है वो कुछ ये जानवर वगैरह। तो इनवर्टिब्रेट्स में वो होते हैं जिनमें नो बैकबोन, तो जैसे कि ये छोटे जो इंसेक्ट वगैरह हैं या जेलीफिश, वॉर्म वगैरह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी। तो प्लांटी यूकैरियोटिक भी है, मल्टी सेलर, उसमें प्लांट्स भी हैं प्लांटी में। तो ऑटोट्राफ्स हैं प्लांटी, क्योंकि ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस के। इनके जो है ना प्लांट में जो सब्ज़ कलर होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, वो सन लाइट को जो है ना ट्रैप करता है और फूड अपनी प्रिपेयर करता है। देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी सेल वॉल में जो होता है ना वो जो है वो ये वॉल है वो उसमें सेलुलोज होता है, सेंट्रियोल और प्रेसेट होते हैं दोनों में। एनिमल सेल में भी है, इसमें सेल है। ये मोस्ट जो लैक ऑफ सेंट्रियोल इनसाइड दैट सेल, मोस्ट जो है ना वो सेंट्रियोल लैक करते हैं इनसाइड दैट। फॉर रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च होता है, कि स्टार्च की शेप में जो है ये अपनी फूड को रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वीट है, ठीक है, पाइनस, मैंगो, मलबरी, फांस वगैरह जो है ना ये किंगडम प्लांटी में आते हैं। अब डिस्कस द बायोलॉजी इन लाइट ऑफ होली कुरान। तो कुरान की मदद से जो है ना हम बायोलॉजी के कुछ वर्सेस पढ़ते हैं कुरान की, कुछ आयात के बायोलॉजी के बारे में वो कहते हैं। सबसे पहले अल्लाह क्रिएटेड मैन फ्राम साउंडिंग क्ले लाइक द क्ले ऑफ पोट्री। वो कहते हैं ना कि इंसान को मिट्टी से बनाया हुआ है या जमे हुए खून से बनाया गया है। तो ये सारा जो है ना वो अल्लाह ताला भी कुरान पाक में यही कहता है कि इंसान को देखें कुछ नुतफ़े से बना हुआ, एक कतरे से बना हुआ है। तो ये कुछ आजात हैं। फिर देन वी मेड द स्पर्म इनटू ए क्लॉट ऑफ कोगुलेटेड ब्लड, के हमने फिर जो है ना स्पर्म को क्लॉट में दे दिया, एक यानी जमे हुए खून से जो है ना वो एक ठीकरी हुई मट्ठी बनाई। देन ऑफ दैट क्लॉट वी मेड अ फीटस लैम्प। तो वो फिर माँ के पेट में जो है ना बना। वी मेड आउट दैट लैम्प बोन्स एंड क्लॉथ। तो फिर उसकी हड्डियाँ बनी, उसके ऊपर जो है ना वो स्किन आई, बोन्स विद फ्लैश गोश्त। देन वी डेवलप आउट इज एन अदर क्रिएचर सो ब्लेस्ड अल्लाह द बेस्ट टू क्रिएट। तो अल्लाह ही जो है वो बेहतरीन क्रिएशन कर सकता है, वो ही बनाने वाला है। वी मेड फ्राम वाटर एवरी लिविंग थिंग। तो हम जो है हर चीज़ को जो है वो पानी से बनाया है। विल आई दे नॉट दे बिलीव। तो क्या वो जो है वो यकीन नहीं रखते। तो वो क्या, विल आई देन नॉट देन बिलीव के
वो फिर यकीन नहीं रखते क्या? तो ये ही है कि वो अल्लाह ने ही सब कुछ बनाया है, उसने, वो कहते हैं कि पानी से बनाया, तो क्या आप लोग यकीन नहीं रखते? तो ये सारी चीज़ें जो है ना कुरान से भी साबित हैं। एंड इन द अर्थ और द ट्रैक्स neighboring gardens of vines and fields sown some with corn plum trees growing out of single roots or otherwise watered with the same water, yet some of them we make more excellent than other to eat। तो यानी अल्लाह ताला अब इसमें जिक्र किया जा रहा है कि वाइन्स वगैरह जो फील्ड हैं, जो गार्डन है, वो दुनिया में ये इतने जो हैं वो उगाई गई हैं चीज़ें इंसानों के फ़ायदे के लिए, जानवरों के फ़ायदे के लिए, तो ये भी अल्लाह की ही जो है वो क्रिएशन है। एंड अल्लाह क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्राम वाटर, तो अल्लाह ने हर जो है ना हर जानवर को पानी से पैदा किया है। सम क्रीप अप ऑन देयर बैलीज, अदर वॉक ऑन 2 legs एंड अदर आर 4, तो कुछ जो है इनमें से वो रेंगते हैं, कुछ 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ 4 टांगों पे चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेज, तो अल्लाह अपने जो है वो जो चाहता है वो बनाता है। ही हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स, वो क्योंकि उसको सब चीज़ों के बारे में वो जानता है, उसको ताकत है, वो सबसे ताकतवर है। अब जो है ना नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, के फील्ड बायोलॉजी की फील्ड में मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले जाबिर बिन खयान, तो जाबिर बिन खयान को यूरोप में जो है ना जैबर भी कहा जाता है या गैबर। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 721 AD है, ईरान में पैदा हुए, और मेडिसन इन्होंने जो है ना इराक में प्रैक्टिस की, यानी एज अ डॉक्टर या मेडिसन में। तो ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो जाबिर बिन खयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इनको कंट्रीब्यूशन जो है वो फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में, डिस्कवरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, विनीगर वगैरह इन्होंने डिस्कवर किया। वो ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, ये जो निज़ाम शमसी के बारे में जानते थे, फ़िलासफ़र थे, इंजीनियर थे, फिजिशियन थे, ठीक है। उनने नंबर ऑफ़ बुक्स लिखी हैं। उनकी जो फेमस बुक है, अब वो वैरायटी ऑफ जो एनिमल्स इन दिस बुक ही हैज़ डिस्क्राइब, इन 2 जो फेमस बुक हैं इनकी, ठीक है। ही रोट अ नंबर ऑफ बुक, इनकी 2 फेमस है, अल नबातात और अल हैवान। तो अल नबातात कहते हैं पौधों को, कि जिसमें उन्होंने प्लांट लाइफ्स और फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया, और अल हैवान कहते हैं जानवरों को, यानी एनिमल्स और उनके स्ट्रक्चर और हैबिटेट के बारे में डिस्कवर किया। तो इनकी डेथ जो हुई है वो 815 AD में हुई है। दूसरे अब्दुल मलिक अस्माई, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 740 AD इन बसरा, तो ये बसरा में पैदा हुए। इनका कंट्रीब्यूशन जो है ना वो मोस्टली ज़ुआलॉजी, बॉटनी और एनिमल हस्बेंड्री में है, अब्दुल मलिक अस्माई का। तो अब्दुल मलिक अस्माई को स्पेशलिस्ट ऑफ एनिमल साइंस भी कहा जाता है। उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनमें है अल अबील, जिसको कहते हैं कैमल पे लिखी गई है, अल खील जिसको उन्होंने हॉर्सेस पे लिखा है, अल वूश जिस पर उनने वाइल्ड एनिमल पे लिखा है जो जंगल में एनिमल रहते हैं, और अल शाह जिसको उन्होंने शीप के बारे में लिखा है, और खलाक अल इंसान ह्यूमन बीइंग के बारे में लिखा है, ठीक है। और डेट ऑफ द जो इनकी डेथ है वो 828 AD है। देन अबू अली सीना 3rd नंबर पे, तो अबू अली सीना को वेस्ट में एविसीना भी कहते हैं। वो भी जो है ना वो बुखारा सिटी इराक में पैदा हुए 980 AD में। कंट्रीब्यूशन इनका जो है ना वो मोस्टली फील्ड ऑफ मेडिसिन में, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है। अबू अली सीना को एक्सपर्ट थे मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिज़िक्स में और पैलेंटोलॉजी में। तो इनने 760 टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है ना वो भी किए हैं, और इनकी फेमस बुक अल कानून फिर तिब है, ठीक है। तो उनने 130 जो है ना डिजीज़ ऑफ आई भी इन हिज बुक अपनी बुक में लिखी, और ये 1037 AD में इनकी वफ़ात हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हैं अबू उस्मान उमर अल जिहाज़, तो ये इराक बसरा सिटी इराक में पैदा हुए। वेल नोन जोलॉजिस्ट थे, यानी एनिमल से इन्होंने बड़ा काम किया। इन्होंने लाइफ सिस्टम ऑफ आंट्स और उनकी ऑब्जर्वेशन, माइग्रेशन, फिशेस, टाइग्रस जो है ना इन रिवर, इन चीज़ों पर उन्होंने काम किया। इनकी जो फेमस बुक है वो अल हैवान, जिसमें उन्होंने 350 स्पीशीज़ जो है ना एनिमल्स की, स्पेशली जो है ना आंट्स की लाइफ की। और उसके बाद है अल फराबी, तो अल फराबी जो हैं वो बोर्न हुए 1870 में। ये फ़िलासफ़र भी थे, हिकमत भी करते थे, तो हिकमत बायोलॉजी में, और इनको रिनोन हकीम भी कहा जाता है इस्लामिक वर्ल्ड में, ठीक है, बड़े जाने पहचाने हैं। इनकी जो बेहतरीन बुक्स हैं वो किताबुल नबातात जो प्लांट्स के बारे में, और किताबुल हैवानात जो एनिमल्स के बारे में है। तो डेथ हुई 950 को इनकी। उसके बाद है अब्दुल कासम ज़हारवी, जो 930 को जो है वो बॉर्न हुए AD 930 AD को। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्जियन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड भी इन्हें कहा जाता है।
देन जो है ना इनने यूनिब्राइडर का रिमूवल स्टोन करने का जो है ना ये जो किडनी स्टोन वगैरह या यूनिब्राइडर में जो स्टोन है उसको ख़त्म करने की कोशिश की और ये 104 AD में इनकी डेथ हुई। उसके बाद है इब्नुल हासम या खातिम, तो वो जो है ना उनने ऑप्टिक्स में बड़ा काम किया 965 में कि ग्रीक कंसेप्शन ऑफ विजन जो आंखों के बारे में, जो कैमरा भी इनने पिन होल्ड जो है बनाया था। किताबुल मंज़िर जो आय के बारे में है और मीज़ानुल हिकमा जो मेडिसिन के बारे में है। तो ये इनकी 2 बुक्स हैं और इनकी 1030 जो है ना AD में वफ़ात हुई। अब अली बिन ईसा, तो अली बिन ईसा का जो कंट्रीब्यूशन है वो 940 को इनकी मौत हुई। ये ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हैं, ये भी आँख के बारे में इनने भी काम किया और 1010 AD में इनकी डेथ हुई है। इतने ज़्यादा है नहीं है वैसे बुक में, ये कुछ ज़्यादा ही जो है ना इस नोट्स में डाल दिए गए हैं। तो उसके बाद इब्न नफीस जो 1210 को पैदा हुए और रीनोन बायोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि मोस्टली बुक्स में सिर्फ 3 ही हैं। तो अब जो है ना आगे हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है कि एनिमल्स को अंडरस्टैंड किया जाए तो वो डिफरेंट उनमें जो है ना वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सबसे पहले उनमें देखा जाए एटम सबसे छोटा, फिर एलिमेंट्स, फिर जाके जो है ना वो सेल तक कैसे चीज़ें पहुंचती हैं और फिर एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म तक। तो सबसे पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, यानी सबसे छोटा लेवल जो है। तो और तमाम मैटर जो है ना वो मेड अप होती है ऑफ एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स कंटेन सेम काइंड सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। तो जो एलिमेंट है वो इसमें एक ही किस्म के जो है ना वो एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये वगैरह जो है ना वो बायो एलिमेंट्स हैं। एटम अब क्या होता है, एटम जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, एटम उसको कहलाते हैं, ठीक है। फिर एटम को आगे जो है ना मोस्टली सब एटॉमिक्स जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन अब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में होते हैं। फिर बायो एलिमेंट्स हैं जो जिनसे जिंदारों की बॉडी बनती है। तो 92 नेचुरल हैं जिसमें 16 एलिमेंट्स हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। वो 16 जो है ना वो ह्यूमन की बॉडी या एनिमल्स की बॉडी बनाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं कोई सी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो कुछ ट्रेस मिकदार में पाए जाते हैं जिनमें सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर वगैरह, जिंक वगैरह, ये जो थोड़ी थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब ऑक्सीजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 0 फास्फोरस 0.1 और जो है वो अदर एलिमेंट्स भी 0.1 बिल्कुल ट्रेस मिकदार में थोड़ी थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अब ये था आटम और सब एटॉमिक लेवल यानी एलिमेंट्स लेवल, बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ना है मालिक्यूल लेवल क्या है, मालिक्यूल कैसे बनते हैं और मालिक्यूल होते क्या है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स, अब एटम्स जो बॉन्ड होके बन रहे हैं क्या, मालिक्यूल्स। तो मालिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आ जाते हैं मालिक्यूल में, ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। उसके बाद जब मालिक्यूलर लेवल के बाद मालिक्यूल में आप 2 तरह के होते हैं, एक होता है बायो मालिक्यूल, ठीक है, कि जिनसे जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, दे कंबाइन अदर कोवलेंट बॉन्डिंग। तो वो ये एक दूसरे के साथ, जैसे H2O पानी हमारी बॉडी में होता है तो वो एक दूसरे के साथ जो मिलाया जाता है तो वो बायो मालिक्यूल कहलाता है। अब बायो मालिक्यूल 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो जो बिल्कुल छोटे होते हैं और एक होते हैं मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो वो होते हैं जिनका लो मालिक्यूलर वेट होता है, जो छोटे हैं बिल्कुल, ठीक है, जैसे क्या है ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड्स वगैरह। और मैक्रो वो होते हैं जिनका हायर मालिक्यूलर वेट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह आते हैं। तो ये हो गया बायो मालिक्यूल, ठीक है, मालिक्यूलर लेवल में। अब हमने देखना है कंपाउंड क्या होते हैं। तो कंपाउंड जब 2 या 2 से ज़्यादा जो मिलते हैं ना एलिमेंट्स, तो तब जाके जो है ना वो बनते हैं कंपाउंड। तो इसमें आप कंपाउंड में 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेन हों, ठीक है। तो वो जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है ना वो कंपाउंड जिनमें जो है वो कार्बन हाइड्रोजन ना हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन वाले जो है ना वो मालिक्यूल ना हो तो उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे H2O और एग्जाम्पल क्या है, ये ऑर्गेनिक एग्जाम्पल है। दीज कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनाइज लेवल पे क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज लेवल पे ये है कि पार्टिकल वे
ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे क्या है कि आपकी जो है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है आपकी सेल में, कुछ छोटी छोटी जो है ना वो ऑर्गेनेलिज होती हैं जो आपके सेल के अंदर फंक्शन कैरी करती हैं, जैसे प्रोटीन की ट्रांसफ़र करती हैं प्रोटीन को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट से, एक सेल से दूसरे सेल तक। तो वो उन ऑर्गेनेलिज को डिफरेंट बायोमोलिक्यूल कंबाइन इन पर्टिकुलर वे, तो अब बायोमोलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं पर्टिकुलर वे के साथ, और क्या बना रहे हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिनको ऑर्गेनेलिज कहते हैं। तो ईच ऑर्गेनेलिज परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देन नेक्स्ट है सेलुलर लेवल, अब सेल बन गया है। तो सेल जो होता है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सेल जो है ना वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर हैं, कुछ मल्टी सेलर हैं, ठीक है, कुछ एक सेल के बने हुए हैं, कुछ ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। उसके बाद सेल्स मिलके बनाते हैं जी टिश्यू। तो सिमिलर सेल जो है ना वो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन, ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स, इसको टिश्यू कहते हैं, जैसे एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू है, ठीक है। देन अब एनिमल टिश्यू में क्या आता है कि वो नर्वस के टिश्यू, नर्वस सिस्टम के, मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर टिश्यूज। तो अब टिश्यू मिलके बना देते हैं ऑर्गन। तो जब मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटी, सच ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एन ऑर्गन। तो जब बहुत से ऑर्गेनिज्म जो बहुत से जब टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं तो वो फिर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उसको ऑर्गन बना देते हैं। और ऑर्गन कैसे है, जैसे आपका किडनी है, ठीक है, गुर्दा यानी लीवर आपका, और स्टोमिक वगैरह जो है ना ये सारे एक ऑर्गन बन जाते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं टुगेदर टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम बन जाता है उसमें। जैसे अब क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म पूरा जो है ना एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। फिर और पूरा जब आप ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं होल ऑर्गेनिज्म के। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, मेंटल नर्वस सिस्टम है, तो ये सिस्टम मिलके सारे जो है ना फिर हम एक पूरी बॉडी बन जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जैसे मैन है और या फिर कोई प्लांट्स हैं, ठीक है। अब स्पीशीज़ क्या होती हैं, तो स्पीशीज़ होती है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म के, एक जैसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, उसको कहते हैं स्पीशीज़। जैसे हम ह्यूमन रह रहे हैं, ठीक है, एक जगह, तो हमारी जो है ना एक ही स्पीशीज़ है इंसानों की, ठीक है, मर्द औरत सारे इसमें आ जाते हैं। फिर जो है ना कुछ ब्रासिका या जो बफेलोज वगैरह हैं उनकी भी एक स्पीशीज़ है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है, जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, जब एक सेम स्पीशीज, जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन के पूरे पाकिस्तान में जितनी एक इंसानों की स्पीशीज रह रही है उसकी, और वो आपस में जो है ना एक प्लेस पे रह रही है एक टाइम में, उसको उसकी पॉपुलेशन कहते हैं। कि एनी ग्रुप ऑफ स्पीशीज, सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। को वो सेम टाइम एक की वजह कैसे चेक करते हैं, 2017 में कितने लोग जो है ना 2020 में या 23 में कितनी आबादी है पाकिस्तान की, तो वो फिर पाकिस्तान में उस वक्त कितने लोग यानी वो रह रहे हैं, ये सारा कुछ देखा जाता है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, इंसानों की कितनी आबादी है। कम्युनिटी अब क्या होती है, जब डिफरेंट पॉपुलेशन जो है ना वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ एक गिवन हैबिटेट में। जैसे क्या है कि एक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो भी चली जाए, फिर जो है ना वो जो कहते हैं कि ठीक है एक जगह पाकिस्तान इंसानों की पॉपुलेशन या साथ में जो है ना भैंस वगैरह की पॉपुलेशन, तो इस तरह जो है ना एक कम्युनिटी बनती है, ठीक है। एक जो पॉपुलेशन है वो इंटरेक्ट करती है विद वन अनदर इन गिवन हैबिटेट। तो जैसे अब क्या है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस आप क्या कर रही हैं, जैसे डेजर्ट कम्युनिटी कंसिस्ट लिजर्ड स्नेक्स, तो डेजर्ट में जो है ना वो ये चिपकलियाँ हैं, सांप हैं, चूहे हैं, रैबिट हैं, तो ये सब मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं। फिर इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक नेचुरल एरिया है, द नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इंटर एक्सचेंज बिटवीन देम। तो इन्वायरमेंट और जानवरों के, इंसानों के या जानवरों के अंदर जो चेंजेस होती हैं, जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, के गर्म इन्वायरमेंट होगा तो जानवर कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे जो है ना वो रहेंगे, वहाँ कौन से किस किस्म के जानवर होंगे, तो इस तरह की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं इकोसिस्टम, उस जगह को कहते हैं इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम यानी सैरा का इकोसिस्टम, और फिर पॉन्ड इकोसिस्टम यानी पानी में जो होता है। अब कुछ आगे है अच्छा, अब है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का मतलब होता है कि ज़मीन में जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, ज़मीन का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड एटमोसफेयर, इट इज़ कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसको जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल इस लेयर में हम जो ज़मीन के ऊपर इंसान रह रहे हैं सारे,
इस पूरे को बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर को आप बेसिक जो है ना वो जोन में डिवाइड करके, जिसका लिथोस्फीयर है, जिसको सॉलिड पोर्शन जो है ये जो पत्थर वगैरह हैं, ठीक है, इसकी स्टडी को, इसके पोर्शन को लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रो जहाँ पे वाटर है हाइड्रो, और एटमॉस्फेयर जहाँ पे गैसेस पोर्शन है, यानी कार्बन ऑक्सीजन वगैरह जो हमारी हवा में प्रेजेंट है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। पानी जहाँ पे मौजूद है उसको पानी, यानी समुद्रों वगैरह की स्टडी, इस सब को हाइड्रोस्फीयर, और जो पहाड़ वगैरह हैं, माउंटेन्स वगैरह हैं, उनको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस था। एटम, मॉलिक्यूल, सेल जो है ना इस तरह बना, फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, और आर्गन से पूरा बॉडी सिस्टम, और बॉडी सिस्टम पूरा ऑर्गेनिज्म बना। फिर ऑर्गेनिज्म से पहले स्पीशीज, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर। ये पूरा एक साइकिल आ रहा है। देखें एटम से लेकर एंड तक बायोस्फीयर तक जा रहा है कि पूरी लाइफ जो है ना वो एग्जिस्ट कैसे कर रही है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है कि जिसमें एक सेल या मैनी सेल जो है ना ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहते हैं, इसको कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना सिंगल सेल और मैनी सेल जो है ना ऑर्गेनाइज होते हैं। अब 3 तरह के जो है ना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो है ना वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले आती है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म वो मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वो सिंगल सेल के बने होते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल, एक ही सेल। और जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो उनकी सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो ही सिंगल सेल परफॉर्म करता है। उनकी तमाम एक्टिविटीज़ जैसे वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ वही जो है ना वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। अब इसमें यूग्रेना, अमीबा और पैरामीशियम 3 जो है ना इसकी एग्जांपल्स हैं। दूसरे नंबर पे आता है कॉलोनियल के होते हैं, ये भी यूनिसेलर हैं, बने यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन लीव क्या रह क्या होते हैं कॉलोनी बनाकर। ठीक है, इसको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के वो मिलजुल के एक साथ दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। लिविंग इनके सब जो होता है ना वो डिपेंड करता है, एक वाटर रिक्वायरमेंट होता है और वो अदर सेल्स फॉर इट्स वाटर रिक्वायरमेंट, वह इतने जुड़े हुए होते हैं कि एक दूसरे पे वो डिपेंड भी करते हैं। जैसे कि वोल्वॉक्स है, ग्रीन एल्गा है जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसमें 100 ऑफ जो वोल्वॉक्स सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। नंबर 3 पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, तो एक सेल से ज़्यादा के बने होते हैं। ये भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं। इनमें टिश्यू, आर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है। जैसे हम में इंसान, तो हम इंसान जो फिर हैं वो क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, अब इसकी मल्टी सेलुलर के एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड है और फीमेलर फ्रॉग, और जो है ना वो है मस्टर्ड प्लांट। बोटेनिकल नाम जो है ना मस्टर्ड प्लांट का, जो ये सरसों का प्लांट है, इसका ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। और जो है जो ये फ्रॉग है इसका है रेना टिग्राना। अब प्लांट बॉडी क्या होती है, उसको डिवाइड किया गया मजीद 2 पार्ट्स में प्लांट बॉडी को। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट वो होता है जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे कि हैं ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह। ठीक है, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के, वो रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, इसलिए जो है ना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ज़ूलॉजिकल नाम जो है ना वो फ्रॉग का वो राना टिग्रीना। तो उसके जो है ना ऑर्गन सिस्टम, आप डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे रह के काम करते हैं जो फ्रॉग है उसमें, जैसे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी, सारा कुछ ये मिल के काम करते हैं जो है वो जो है फ्रॉग। ठीक है, एनिमल ज़ूलॉजी की स्टडी। तो ये एक सरसों का प्लांट्स है। दैट्स ऑल इन फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 9th बायोलॉजी। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।